एक नई ऊर्जा और नए लक्ष्य के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। आजकल आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जिस एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी क्लास को डिज़ाइन किया है। हमने इस क्लास में जो मैटर डाला है वो आरबीएससी बुक आधारित रहने वाला है। आरबीएससी की जो पुरानी बुक चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण और जो नई बुक चलती है रचना प्रबोध, उन दोनों के मैटर को ध्यान में रखते हुए हमने जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की क्लास को डिज़ाइन किया है। अगर आप अपने बेशकीमती समय से 30 मिनट निकालकर किसी क्लास को देते हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इस क्लास में आपको बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड करवाऊं। हमने इस क्लास को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आरबीएससी बुक का जो मैटर है वो इसमें डाला गया है, प्लस ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें आपको हल करवाए गए हैं। मेरी नज़रिए से यह एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है जो आरबीएससी बुक आधारित प्लस प्रीवियस क्वेश्चन आधारित रहेगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संज्ञा और उसके प्रकार। स्क्रीन पर आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जो एसआई एग्जाम 2025 में पूछे गए हैं। प्रश्न को आप पढ़ चुके होंगे, आपने उनको हल भी कर लिया होगा, लेकिन इन प्रश्नों को करने से पहले हम संज्ञा की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। जब थ्योरी पूरी हो जाएगी उसके बाद हम 45-50 एक साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सब तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। अब पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दुनिया में केवल एक ही होते हैं और दृश्य होते हैं, अर्थात दृश्य प्लस एक वचन होता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होती है, अर्थात उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो हमेशा एक वचन रूप में प्रयुक्त होती है, उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। उसे पहले से जानकारी होने पर ही पहचान सकते हैं, केवल गुण, आकार, रूप देखकर नहीं पहचान सकते। यानी कोई सामने लड़का खड़ा है, उसका नाम है लोकेश। अब अगर हमें उसका पहले से नाम पता है तभी हम उसे पहचान सकते हैं कि ये लोकेश है, वरना हम उसे नहीं पहचान सकते कि वह कौन लड़का खड़ा है। तो आप समझ चुके होंगे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया में केवल एक होते हैं, एक वचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। उसे पहले से जानकारी होने पर ही पहचान सकते हैं। अब व्यक्ति विशेष, विशेष स्थान या विशेष वस्तु क्या होती है देख लेते हैं हम। जैसे व्यक्ति विशेष क्या होता है, जैसे किसी का नाम हो सकता है कामिनी, लोकेश। वस्तु विशेष क्या हो सकता है, किसी वस्तु का प्रॉपर नेम हो सकता है, जैसे रामायण हो गया, उषा पंखा हो गया, रीटा मशीन हो गया। स्थान विशेष क्या होता है, जयपुर हो गया, गंगा हो गया, ताजमहल हो गया, हिमालय। यानी किसी स्थान का प्रॉपर नेम हो गया, यानी ऐसा प्रॉपर नेम जिससे हम उस वस्तु या उस व्यक्ति को पुकार सकें। यानी किसी व्यक्ति को हम उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम उसके नाम से पुकार सकें, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों के नाम, नदियों, पर्वतों, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन के नाम आ सकते हैं? व्यक्ति, देश, शहर, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्र, दिनों, महीनों आदि के नाम आ सकते हैं। वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध करवाते हैं।
जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ये प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध करवाते हैं। ये दृश्य होते हैं और इनके बहुवचन बनाए जा सकते हैं। कोई नाम है, अगर उसका बहुवचन बन रहा है तो आप देख लेना कि वो जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी नाम का अगर बहुवचन बनाया जा सकता है तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। यानी ये दृश्य प्लस बहुवचन होता है। पहचानने के लिए सिर्फ गुण, आकार, रूप ही काफ़ी है। जातिवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए सिर्फ गुण, आकार, रूप ही काफ़ी है। पहले से नाम जानना जरूरी नहीं है। हमारे सामने एक लड़का खड़ा है, हम उसे नहीं जानते, लेकिन उसके रूप को देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये कौन खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। तो वो लड़कों की पूरी जाति को परिभाषित करेगा, इसलिए वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखो प्राणी में देखो, मनुष्य, सारी मनुष्य जाति को बोध करवा रहा है। लड़की हो गया, घोड़ा हो गया, मोर हो गया, सेना हो गई, सभा हो गई, ये सारी जाति का बोध करवाते हैं। वस्तु में देखो, पुस्तक हो गई, पंखा हो गया, मशीन हो गई, दूध हो गया, साबुन हो गई, चांदी हो गई। स्थान में देखो, पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय आदि। अब बिल्कुल साधारण तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, ये एक नाम है लड़की। अगर लड़की है, पूरी लड़कियों की जाति को संबोधित कर रही है, तो ये नाम क्या हो गया? जातिवाचक। अब यहीं किसी लड़की का नाम लिख दिया जाए, जैसे प्रिया। अब ये प्रिया जो नाम है किसी लड़की का प्रॉपर नेम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार यहाँ देखो कुछ शब्द और आए हैं, एक है सेना, एक है सभा। अब देखो सेना और सभा, ये दोनों क्या हैं? ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। नीचे वाले में देखो, दूध, चांदी, ये क्या है? ये है पदार्थवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है। अब देखो कुछ विद्वान इसके दो उपभेद मानते हैं। इंग्लिश में जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, तो दो भेद जो और हैं वो क्या होते हैं? वो जाति के वाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, जिन्हें आरबीएसई जातिवाचक के अंतर्गत ही स्वीकार करता है। पहला देखो, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, नापी तोली जाने वाली चीज़ें जैसे होती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी, घी, तेल, ये सारे क्या हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक नाउन कहलाती है। दूसरा देखो, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन, किसी समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं समूहवाचक, जैसे सेना, सभा, भीड़, कक्षा, परिवार। आप समझ चुके होंगे कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक नाउन क्या होती है और समूहवाचक नाउन क्या होती है। समूह यानी समूह का बोध करवाते हैं, द्रव्य यानी पदार्थ का बोध करवाते हैं। और ये दोनों जो नाउन है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक पार्ट है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक और देख लो, जैसे नदी। नदी तो क्या है? सारी नदियों को परिभाषित कर रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अब एक नदी का नाम आ जाए गंगा, तो गंगा क्या है? यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो पंखा, पंखा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने कह दिया उषा पंखा, उषा पंखा कह दिया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे हम भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या प्राणी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव, भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक यानी जो भावों का बोध करवाए वो होती है भाववाचक संज्ञा। ये अदृश्य होते हैं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों ही दृश्य होते हैं, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अदृश्य होते हैं और हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन किसका बना सकते हैं? सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का बना सकते हैं। अदृश्य होते हैं, इसका क्या अर्थ है? इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा को हम न तो छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अमूर्त होता है। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, अर्थात ये कैसी होती है? अमूर्त होती है। उदाहरण देखो, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, दया, ऊंचाई, ये सारे शब्द क्या हैं? इन्हें हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न हमेशा यहीं से आता है। सबसे पहले देखो, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, क्रिया से बन सकती है या अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। किस प्रकार बना सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहले देखो,
अगर किसी भी संज्ञा के आगे प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। प्रत्यय लगने पर कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो अब जातिवाचक संज्ञा के आगे कौन सा प्रत्यय जोड़ दें तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला देखो ता प्रत्यय। ता प्रत्यय के मेल से कौन कौन सी बनती है? देखो मानव में ता जोड़ दिया, मानव से हो गया मानवता, मित्र से हो गया मित्रता, प्रभु से हो गया प्रभुता, पशु से हो गया पशुता। यानी मानव, मित्र, प्रभु, पशु ये सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा थे, लेकिन इनके आगे हमने क्या जोड़ दिया? ता जोड़ दिया। तो मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता। फिर देखो तवय। तवय प्रत्यय जोड़ने से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है? तवय प्रत्यय में देखो पशु में त्वय जोड़ने बनता है पशुत्व, मनुष्य में त्वय जोड़ने बनता है मनुष्यत्व, कवि में कवित्व, गुरु में गुरुत्व, बंधु में त्वय जोड़ दिया तो बन गया बंधुत्व। तो पशु, मनुष्य, कवि, गुरु, बंधु ये सारे क्या थे? जातिवाचक थे। उनमें हमने त्वय जोड़ दिया तो क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। अब देखो सती। सती में त्व जोड़ा सतीत्व हो गया, पुरुष में त्व जोड़ा पुरुषत्व हो गया, व्यक्ति में त्व जोड़ा व्यक्तित्व हो गया, राजा में त्व जोड़ा राजत्व हो गया, नारी में त्व जोड़ा नारीत्व हो गया। तो पशुत्व यानी पशु, मनुष्य, कवि, गुरु, बंधु, सती, पुरुष, व्यक्ति, राजा, नारी ये सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा थे। सब में हमने त्व प्रत्यय जोड़ा जिससे भाववाचक संज्ञा बन गई। अब देखो पन जोड़कर भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे लड़का से बन गया लड़कपन, बच्चा से बन गया बचपन। तो लड़का और बच्चा दोनों ही जातिवाचक हैं। जैसे इनमें पन जोड़ा तो लड़का से बन गया लड़कपन, बच्चा से बन गया बचपन। अब ए प्रत्यय जोड़ने पर किस प्रकार बनता है? देखो शिशु में अ प्रत्यय जोड़ने बनता है शैशव या शिशुता। शिशु तो एक जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन शैशव या शिशुता ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। गुरु में अ जोड़ने पर बनता है गौरव, विभु में अ जोड़ने पर बनता है वैभव। ये शब्द याद रखना, पूछे जा सकते हैं। शिशु में अ प्रत्यय जोड़ने पर बनता है शैशव या शिशुता, गुरु में अ प्रत्यय जोड़ने पर बनता है गौरव, और विभु में अ प्रत्यय जोड़ने पर बनता है वैभव। अब देखो ई भक्त से बन गया भक्ति, नौकर से बन गया नौकरी, चोर से बन गया चोरी। तो भक्त, नौकर, चोर ये सारे तो जातिवाचक थे, लेकिन जब इनमें ई प्रत्यय जोड़ा गया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। आपा का देखो बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, बहन से बन गया बहनापा। तो बुढ़ापा और बहनापा दोनों ही क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। अब देखो ईयत में देखो इंसान से इंसानियत बन गया, आदमी से आदमियत बन गया। अब लास्ट देखो ईश्वर से ऐश्वर्य। अब ईश्वर तो क्या है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य यहाँ भाववाचक संज्ञा है। अब ये ईश्वर नाम आपको बड़ा परेशान करेगा कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। अब देखो ऐश्वर्य तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हमें पता है ईश्वर से बना है। ये आपके आरबीसी बुक में दे रखा है, जो रचना प्रबोध वाली है, उसमें ईश्वर से बन गया ऐश्वर्य। ईश्वर जातिवाचक से ऐश्वर्य बना है, वो भाववाचक बना है। लेकिन अब ईश्वर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में इसे जातिवाचक के रूप में पढ़ाया गया है। ईश्वर से बन गया ऐश्वर्य, चूंकि वह अद्वितीय एकमात्र माना जाता है। हम बोलते हैं कि ईश्वर एक है, वह अद्वितीय सर्वशक्तिमान है, इसलिए व्याकरणिक रूप से उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जब ईश्वर को हम मानते हैं कि वो एक ही है और सर्वसत्ता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक मान सकते हैं। दूसरा देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ईश्वर हमें देख रहा है। तो यहाँ विश्व ईश्वर एक विशिष्ट सत्ता का नाम है, इसलिए ईश्वर व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञा देखो ईश्वर में आस्था रखना आवश्यक है। यहाँ ईश्वर एक अमूर्त विचार है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ईश्वर भाववाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब आपको प्रश्न आ जाए कि इस पर नाम लिखा हुआ है, आप उसे क्या मानोगे? व्यक्तिवाचक मानोगे, भाववाचक मानोगे या जातिवाचक मानोगे? अब आपको इस जगह अपने स्वविवेक से काम लेना है। अगर वो आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, अगर उसमें 4 ऑप्शन आए और उनमें जो 3 है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो, कोई जातिवाचक संज्ञा दे रखी हो और फिर बच जाए ईश्वर, तब आपको ईश्वर को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानना है। मैंने यहाँ टिक लगाया है, ईश्वर को आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानना है। बाय चांस आपको जातिवाचक पूछ लिया जाए, उसमें 3 व्यक्तिवाचक आ जाए, आपको कन्फर्म पता हो कि ये तो
व्यक्तिवाचक ही हैं और वहाँ जातिवाचक पूछा हो और ईश्वर भी ऑप्शन में हो, तब आप ईश्वर को भी जातिवाचक मान सकते हो, वरना आपको ईश्वर को व्यक्तिवाचक ही मानना है। यह आपको सविवेक से काम लेना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा हम बना चुके हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एक डेफिनेट पूछा जाता है कि सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बड़ा इजी है, देखो पहले तो तवे से देख लो। अपना से बन जाएगा अपनत्व या अपनापन। देखो अपना में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना से बन गया अपनत्व या अपनापन। निज से बन गया निजत्व, निज से क्या बन गया, निजत्व बन गया। स्व से बन गया स्वत्व, मम से बन गया ममता या ममत्व। तो प्रत्यय याद रखना, देखो अपना, निज, स्व, मम, ये सारे क्या हैं, सारे ही सर्वनाम हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो जोड़ दो। अपना से बन गया अपनत्व या अपनापन, निज से बन गया निजत्व, स्व से बन गया स्वत्व, मम से बन गया ममता या ममत्व। बहुत बार पूछा गया है ये तो। फिर देखो हम से क्या बन गया, हम से बन गया हमत्व, वह से बन गया वहत्व, तुम से बन गया तुमत्व। ये त्व प्रत्यय वाले याद रख लो। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, अपना, निज, स्व, मम, हम, वह है, तुम, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम है और इनमें त्व जोड़ दो तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कार, देखो अहम में कार जोड़ दिया तो क्या बन गया, अहंकार बन गया। ये भी एक अहम क्या है, सर्वनाम है, तो इसमें कार जोड़ने से क्या बन गया, अहंकार बन गया। तो अहंकार क्या है, यहाँ भाववाचक संज्ञा है। स्व, देखो सर्व में स्व जोड़ने पर सर्वस्व बनता है। सर्व में स्व जोड़ने पर क्या बनता है, सर्वस्व बनता है। यहाँ जो सर्व है, सर्व प्लस स्व बराबर सर्वस्व, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अपन से भी बनता है, देखो अपनापन, अपना से बन गया अपनापन, पराया से बन गया परायापन, ये भी सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञाएं हैं। याद रख लेना, अपना, अपनापन, अपनत्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व, मम, ममता या ममत्व, हमत्व, वहत्व, तुमत्व, अहंकार, सर्वस्व, अपनापन, परायापन। इनके अलावा सर्वनाम से बनने वाले बहुत कम शब्द हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा देखो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं। देखो आई प्रत्यय से, देखो साफ से हो गया सफाई, अच्छा से हो गया अच्छाई, बुरा से हो गया बुराई। आस पे देखो खट्टा से बन गया खटास, मीठा से बन गया मिठास। ता से देखो उदार से उदारता, वीर से वीरता, सरल से सरलता, शिष्ट से शिष्टता, सूर से सूरता या शौर्य। सूर से क्या बन जाता है, या तो शौर्य बन जाता है या सूरता बन जाता है। सूर क्या है, एक विशेषण है। यह प्रत्यय लगने पर देखो मधुर से बन गया माधुर्य, सुंदर से बन गया सौंदर्य, स्वस्थ से बन गया स्वास्थ्य। यह प्रत्यय वाले याद रखना, मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य। अब देखो सौंदर्यता, माधुर्यता, औदार्यता, ये तीनों ही अशुद्ध रूप हैं, क्योंकि जब ये प्रत्यय लगता है मधुर में माधुर्य हो जाता है, सुंदर का सौंदर्य हो जाता है, स्वस्थ का स्वास्थ्य हो जाता है। अब मधुर में तो ता लग सकता है, मधुरता हो सकता है, लेकिन माधुर्य में ता नहीं लग सकता, सौंदर्य में ता नहीं लग सकता। यानी सौंदर्यता, माधुर्यता, औदार्यता, ये तीनों ही अशुद्ध शब्द हैं। अगर ता लगाना है तो सुंदर में लगाओ, सुंदर का हो जाएगा सुंदरता, लेकिन यहाँ तो यह प्रत्यय लगने के बाद में ता नहीं लगता है। पन वाला देखो खट्टा से हो गया खट्टापन, पीला से हो गया पीलापन, त्वय वीर से हो गया वीरत्व, लाल से हो गया लाली, ई प्रत्यय इसमें। विधवा से हो गया वैधव्य। अब देखो विधवा है वो विशेषण भी है और जातिवाचक भी है, तो विधवा से क्या बनता है, वैधव्य बनता है। तो वैधव्य क्या है, ये यहाँ भाववाचक संज्ञा है। मोटा से बन गया मोटापा, सहायक से बन गया सहायता, आलसी से बन जाता है आलस्य, गर्म से बन गया गर्मी। मौसम कैसा है, गर्म है, गर्म से क्या बन गया, गर्मी बन गया। बहुत से बन जाता है बहुतायत, न्यून से बन जाता है न्यूनता, मूर्ख से बन जाता है मूर्खता, आवश्यक से बन जाता है आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से बन जाता है पतन। तो पतन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पतित क्या है, एक विशेषण है। छोटा से बन जाता है छुटपन, काला से कालीमा या कालापन बन जाता है, निर्बल से बनता है निर्बलता, विद्वान से बनता है विद्वता। ये सारे विशेषण थे जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है, याद रखना आप। आगे देखो 4 नंबर में है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। क्रिया क्या होती है, अगर किसी
धातु के आगे ना लगा दिया जाए तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे खेल से बन गया खेलना। अब इसमें देखो ए प्रत्यय, खेल से क्या बन गया खेलना, लेकिन हमें क्या बनानी है, क्रिया से क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो हमारे पास क्रिया क्या है, खेलना। खेलना से क्या बन गया खेल। लूटना से क्या बन गया लूट। जीतना से क्या बन गया जीत। तो ये खेल, लूट और जीत ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। देखो लो, दो ध्यान से देखना, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। खेलना से बन गया खेल, लूटना से बन गया लूट, जीतना से बन गया जीत और हंसना से बन गया हंसी। हंसना से क्या बन गया हंसी बन चुका है। चढ़ना से क्या बन गया चढ़ाई, पढ़ना से बन गया पढ़ाई, लिखना से बन गया लिखाई। आवट, बनाना से बन गया बनावट, थकना से बन गया थकावट, लिखना से बन गया लिखावट। चुनना, चुनना से बनता है चुनाव। चुनना में जब आव प्रत्यय लगता है तो चुनना से बन जाता है चुनाव। घबराना से बनता है घबराहट, गुनगुनाना से बनता है गुनगुनाहट। उड़ना से बनता है उड़ान। न लेना देना, लेना देना भी जब न प्रत्यय लगाते हैं तो लेन देन बनता है। खाना का बन जाता है खान। सुनना जो क्रिया है उससे जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो सुनना की हो जाती है सुनवाई। गिरना से होता है गिरावट। चलना से बनता है चाल। कमाना से बनाता है कमाई। बैठना से बनती है बैठक। पहचानना से बनती है पहचान। खेलना से बनती है खेल। जीना से बनती है जीवन। चमकना से चमक। पढ़ना से पढ़ाई। जमना से जमाव। पूजना से पूजा। हंसना से हंसी। गूंजना से बनती है गूंज। जलना से बनती है जलन। भूलना से भूल। गाना से गान। उड़ना से उड़ान। हारना से हार। थकना से थकान। पीना से पान और बिकना से बिक्री। यानी जो भी पहले शब्द हैं वो सारी क्रियाएं हैं, उनके आगे ना आ रखा है, उनको हमने रूप परिवर्तित करते के भाववाचक संज्ञा बना दिया। जैसे खेलना से खेल, लूटना से लूट, जीतना से जीत और बिकना से बिक्री। आगे चलते हैं। अब लास्ट है अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। ये भी अच्छा है, अव्यय वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो भीतर, भीतर में ई प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है भीतरी। भीतर से बना है भीतरी। भीतर क्या है एक अव्यय है। ऊपर से बना है ऊपरी। दूर से बना है दूरी। तीनों शब्द याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर से बना है भीतरी, ऊपर से बना है ऊपरी, दूर से बना है दूरी और समीप से बना है सामीप्य। समीप से क्या बना है समीप से बना है सामीप्य। एक परस्पर, परस्पर से बना है पारस्परिक, एक प्रत्यय लगा है। व्यवहार से बना है व्यवहारिक। एक प्रत्यय वाला दोबारा देख लो। परस्पर में एक प्रत्यय लगाने बना है पारस्परिक। व्यवहार से बना है व्यवहारिक। तो परस्पर और व्यवहार। अब देखो ता प्रत्यय वाला भी देख लो। निकट से बना है निकटता। शीघ्र से बना है शीघ्रता। धिक से बना है धिक्कार। मना से बना है मनाही। नीचे से बना है नीचाई। तो देखो भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी, समीप से सामीप्य, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, धिक से धिक्कार, मना से मनाही, नीचे से नीचाई। ये सारे शब्द अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ वो प्रश्न पढ़ लेते हैं हम एक्स्ट्रा, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अपवाद स्वरूप पूछे जाते हैं। पहला देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कब होता है। यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक के रूप में प्रयोग कब होता है। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ देखो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्रों, पहली बात तो ये क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन किसका बनता है जातिवाचक का ही बनता है। तो यहाँ हरिश्चंद्रों क्या है जातिवाचक है। लेकिन वैसे हरिश्चंद्र क्या था व्यक्तिवाचक था। तो यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ इसको जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण देखो, हमारे देश को जयचंदों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ जयचंद तो क्या होता है व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ जयचंदों ने नुकसान पहुंचाया यानी बहुवचन है, तो ये क्या है जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में हरिश्चंद्र यानी सत्यवादी, जयचंद यानी विश्वासघाती किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, बल्कि यह उस अवगुण या गुण वाली पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यानी आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ उस हरिश्चंद्र के जैसे लोगों के गुणों की बात की गई है। यहाँ जयचंदों यानी विश्वासघाती लोगों की बात की गई है, यानी उस विश्वासघात लोगों की पूरी जाति को बोध करा रहे हैं। इसलिए ये क्या है, वैसे तो व्यक्तिवाचक होते हैं, लेकिन यहाँ ये जातिवाचक का बोध करवा रहे हैं। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कब होता है, देखो ध्यान से। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखो ये पंडित जी वैसे तो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पंडित जी नाम आते ही हमें पता चल गया किसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी तो क्या थे
जातिवाचक हैं, लेकिन यहाँ किसको संबोधित कर रहे हैं? व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गए। पूर्ण शब्द पंडित एक जाति वर्ग है, लेकिन यहाँ केवल जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पंडित जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप समझ चुके होंगे, कई बार जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाता है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाता है। ये वाक्य में प्रयोग होकर आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़ लेना। तीसरा देखो, भाववाचक संज्ञा का भी जातिवाचक के रूप में कई बार प्रयोग होता है। कैसे होता है? भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है तथा इनका कोई भी रूप नहीं देखा जा सकता, लेकिन जैसे ही किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाया जाता है वह तुरंत जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। यानी किसी भाववाचक का भी अपन अगर बहुवचन बना दें तो वो भी जातिवाचक बन जाती है, क्योंकि बहुवचन जो होती है वो ओनली जातिवाचक संज्ञा ही होती है। उदाहरण देखो, समाज में बुराई से दूर रहना चाहिए, तो ये बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जातिवाचक कब बनेगी? हमें समाज की बुराइयों से लड़ना होगा। यहाँ जो बुराइयों को जो बहुवचन बनाया गया है ये क्या हो गया? जातिवाचक बन चुका है। अन्य उदाहरण देखो, दूरी से क्या बन जाता है? दूरियां बन जाता है। प्रार्थना से प्रार्थनाएं होती हैं, चोरी से चोरियां होती हैं। तो प्रार्थनाएं, चोरियां, दूरियां, ये भी क्या है? बहुवचन बन गया है, इसलिए ये भी क्या है? जातिवाचक है। तो आप याद रखना, कई बार व्यक्तिवाचक जातिवाचक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भाववाचक जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अब लास्ट स्लाइड है जिसमें कुछ एक और अपवाद देखने को मिल रहा है। देखो, एक होता है परिवार। परिवार क्या है? परिवार समूह का बोध कराते हैं, वो होता है जातिवाचक। कई उस परिवार की शाखा जो उपजाति होती है वो भी जातिवाचक का ही रूप होती है, उसे भी जातिवाचक के अंतर्गत ही रखते हैं। अगर किसी खास सदस्य की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन उपजाति को भी क्या होते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे पेड़, देखो पेड़ तो क्या है? जातिवाचक, हमें पता है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नीम, आम, बबूल ये सब भी क्या है? उपजाति हैं। जैसे नीम है वो सारे नीम के पेड़ों को परिभाषित करता है, इसलिए ये उपजाति है, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा ही है। इसी प्रकार देखो, व्यक्तिवाचक कब बनेगा? आपके घर के आंगन में खड़ा हुआ है नीम का पेड़, यानी स्पेशल नीम के पेड़ की बात की जा रही है, इसलिए वो हो गया व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार फूलों भी देख सकते हो, फूल तो जातिवाचक है ही, साथ में ही गुलाब, कमल, गेंदा, ये जो इनकी फूलों की उपजाति है यह भी जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसी प्रकार पत्थर तो जातिवाचक है ही, उपजाति में संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर भी उपजाति भी जातिवाचक का ही रूप है। फिर अनाजों की बात कर लेते हैं, अनाज तो जातिवाचक है ही, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल ये भी उपजाति है, इन्हें भी हम जातिवाचक के अंतर्गत ही रखते हैं। अब व्यक्तिवाचक कब बनेगा? जब यहाँ लिखा आएगा कल्याण, सोना, गेहूँ, ये गेहूँ की स्पेशल प्रजाति आ चुकी है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। मछली तो जातिवाचक है ही, अब मछली कुछ उपजातियाँ होती है जैसे रोहू, कतला, हिल्सा, ये सब मछलियाँ भी क्या होती हैं? उपजाति हैं, इसलिए ये भी क्या है? जातिवाचक के अंतर्गत ही रखी जाती है। अब आपको याद क्या रखना है ये ध्यान से देखना, आम, केला, गुलाब, गेहूं, बाजरा इन्हें सीधे तौर पर जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। कारण हालांकि आम फलों का प्रकार है, लेकिन आम कहने से भी उसकी पूरी प्रजाति दशहरी, लंगड़ा आदि सभी आमों का बोध होता है, इसलिए परीक्षाओं में इन्हें जातिवाचक श्रेणी में ही रखा जाता है। यानी आम, केला, गुलाब, गेहूँ, बाजरा इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं। यदि किसी चीज़ का एक निश्चित इकलौता नाम है, जैसे जयपुर हो गया, रामायण हो गया, गंगा हो गया, ताजमहल हो गया, तो आँख बंद करके आप व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन लेना। यदि वह पूरी जाति, वस्तु, वर्ग, फल, फूल, पशु, पक्षी या अनाज का नाम है, जैसे गाय हो गया, नदी हो गया, तोता हो गया, आम हो गया, गेहूँ हो गया, लड़का, तो आपको जातिवाचक संज्ञा चुननी है। अब आप समझ चुके होंगे, जो जातिवाचक जो नाम है अगर उसकी उपजाति भी आ जाए तो उस उपजाति को भी हम जातिवाचक के तौर पर ही यूज करते हैं। ये एक अपवाद है, इसको आपको दिमाग में ज़रूर ये बात रहनी चाहिए। अब इसमें किन किन को करते हैं मैंने बता दिया है। किसी चीज़ का निश्चित नाम आए, जैसे जयपुर, रामायण, गंगा, ताजमहल, तो व्यक्तिवाचक चुन लेना। अगर फल, फूल, पशु, पक्षी या अनाज का नाम आए, जैसे गाय, नदी, तोता, आम, गेहूँ, लड़का, तो आप उसकी उपजाति को भी जातिवाचक ही चुनना। हमने संज्ञा टॉपिक की 0 से लेकर एडवांस लेवल तक की चर्चा की है। अब जो शुरू में 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे थे उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है जो एसआई एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया था, भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है। यानी गर्मी एक भाववाचक संज्ञा शब्द हमने अभी पढ़ा था, वो किससे निर्मित हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से हुआ है, विशेषण से हुआ है, क्रिया से हुआ है, सर्वनाम से हुआ है। अब गर्मी किससे बना है? आपको पता है गर्म से बना है। गर्म मौसम की विशेषता बताने का काम कर रहा है गर्म। तो यहाँ गर्म क्या है? गर्म पानी। देखो गर्म शब्द क्या होता है? किसी की विशेषता बताता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द जो गर्मी है वो
किससे निर्मित हुआ है? वो विशेषण से निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा 2 देखना, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान से पढ़ना। मनुष्य, हमें पता है मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। घर, घर भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ईश्वर, वो ईश्वर जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है कि ईश्वर को हम किस प्रकार से मान सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले तीनों तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक पूछा है तो हमें इसको यहाँ सही कौन सा है, ईश्वर। ईश्वर क्या है, ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ ईश्वर को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी उसके अंदर हम नाउन के 45 या 46 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परिवेश एग्जाम में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को करने के बाद आपका संज्ञा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से संज्ञा टॉपिक को समझने का प्रयास किया है। इसमें इतने शब्द इसलिए थे क्योंकि हमने इसमें आरबीएससी की दोनों बुक को आधार बनाकर किया है। कोई भी शब्द हमसे छूटना नहीं चाहिए, क्या पता कौन सा शब्द एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए हमने सारे ही शब्द जो आरबीएससी बुक में थे उनको इस चैप्टर के अंतर्गत ले लिया था। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम परिवेश ईयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो ये 1 और 2 क्वेश्चन हैं यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और वो 45-46 क्वेश्चन तक जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।